हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस पेपर का, जो कि अभी लेटेस्ट आया है आने वाले क्वेश्चंस के लिए, आने वाले पेपर्स के लिए। तो इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। और भी हमने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट की चीज़ें बनाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में ए, बी और सी कुल 3 भाग हैं। भाग ए में 8 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दिया जाएगा। भाग बी में 3 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दिया जाएगा। मानचित्र प्रश्न का उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुरूप दीजिए। भाग सी में 6 अंक के 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 170 शब्दों में दीजिए। तो बच्चों, ये सेम पैटर्न है जो आपको आने वाले पेपर्स में दिखाई देगा। जो आने वाला आपका पेपर होगा फाइनल टर्म 2 का, उसमें 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद आंसर्स की भी चर्चा करेंगे। सेक्शन ए है, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था, अथवा हानि सिद्धांत का सापेक्ष संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। इमैनुअल कांत के अनुसार न्याय क्या है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, इन्हीं 4 योग्यताओं का लिखिए। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है, लिखिए। यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है, तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे? सतर्क उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 9th सेक्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? 11वां प्रश्न है, भारत में दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी में से ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आगे देखिए, 12वां है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्क से अभिव्यक्त कीजिए। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए, अथवा मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बच्चों, अब हम आंसर्स की बारी करते हैं, आंसर्स की लिए चर्चा करते हैं। इसके लिए जो कि सजेस्टिव आंसर्स हैं, गांधी जी का स्वराज से हम क्या समझते हैं? स्वराज का आशय है अपने ऊपर अपना राज। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा है। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरफ की संभावना को अवमुक्त करेंगे। अथवा में हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन है कि हानि सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब तीसरा प्रश्न क्या था हमारा, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है? तो ये जो
बच्चे हैं वो अपने आप स्वयं विवेक से उत्तर लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं जनहित याचिका, जनता के हित की याचिका होती हैं, वह गरीबों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, उससे उनका भला होता है और उनसे उनको कानूनी सहायता मिलती है। चौथा प्रश्न है, इमैनुअल कांत के अनुसार न्याय क्या है? तो इनके अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य क्या होगा? यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त होंगे। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, अदालत द्वारा अपराधी घोषित ना किया गया हो। ये सब बातें पॉइंट है। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन करना है। तो समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। यह खासकर वह असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में से पैदा हुई हैं और उसमें बाद तक धनी बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। अब संविधान अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उससे है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है तो उसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? कि इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करेगा, ये बच्चों आप अपने तर्क से उत्तर देंगे। और 9वां प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? इन्हीं 4 उपायों को लिखिए। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित किया गया है। दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मामले में विधायिका को सम्मिलित किया गया है, नहीं किया गया है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध है। तो अवसर की समानता से हम क्या समझते हैं कि ये समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देगा। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वह समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। इसमें न समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाए। अब भारत में दिए गए मानचित्रों में A, B, C और D 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना। अब सेक्शन C में देखिए नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य अंतर। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता। यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज का ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार का व्याख्या करने से जुड़े हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है,
जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को आवश्यक मानती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होता है और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा नहीं मानती। अब अथवा वाला प्रश्न देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, ये बच्चे अपने स्वयं विवेक से करेंगे। 13वां प्रश्न है राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कमी है, तो कानूनी रूप से कुछ कमियां या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, निषेधाधिकार जिस होता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों धन विधेयकों को छोड़कर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने को मना कर सकता है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या किसे सरकार बना सकती है और चला सकती है। और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की निम्नलिखित भूमिका होते हैं कि वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विभागों को बंटवारा करता है, उसका पुनर्गठन करता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का रूप होता है, सदन का नेता होता है और सरकार का मुखिया होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये पॉलिटिकल साइंस का पूरी इकाई खत्म होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।